नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लैब। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय और आज बात होगी सिर्फ और सिर्फ आपकी उम्मीदों की, आपकी योजनाओं की, आपके फायदे की और आपकी जेब की। यानी बात होगी आज बजट की। जी हाँ, 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करने जा रही हैं, लेकिन उस बजट पेश करने से पहले आम आदमी को ढेर सारी उम्मीदें हैं। रोजगार से लेकर महंगाई तक, टैक्स स्लैब से लेकर आवास तक, कृषि से लेके महंगाई तक और महंगाई से लेके खेती किसानी तक कई ऐसी बातें हैं जो सभी के जहन में उभर रही हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि कैसे राजकोषीय घाटे को कम किया जाएगा, मुद्रास्फीति को कैसे काबू में किया जाएगा और कैसे आम आदमी की इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि ये चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट भी है। यानी चुनाव से पहले पेश होने वाला ये बजट किन मायनों में बेहद खास है और किसको क्या क्या मिलने वाला है, आज यही समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं न्यूज लैब की। एक ख्वाब सबका होता है कि एक सपना मेरा घर हो अपना, लेकिन इस घर को खरीदने के लिए आपको क्या लगता है कि टैक्स में जो छूट मिलनी चाहिए उसमें भी कोई दायरा बढ़ सकता है, लोन में मिलने वाली छूट थोड़ी सी बढ़ सकती है क्या? वही हमने बात की, जो प्रिंसिपल अमाउंट है हाँ, उसकी रीपेमेंट पे जो टैक्स एग्जम्पशन है वो बढ़ने की संभावना है। कोरोना से अभी इकोनॉमी रिकवर करना शुरू ही हुई थी कि ग्लोबल इश्यू रशिया यूक्रेन वॉर आ गई, जो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। चुनाव का एंगल भी हो सकता है, बट बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बताया, बहुत ज्यादा लड्डू पेड़े बांटने को नहीं है। तो अगले वित्त वर्ष के लिए पेश होने वाले बजट को लेके आपके मन में कई सारे सवाल होंगे। उन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ देश के मशहूर फाइनेंस एक्सपर्ट आकाश जिंदल हैं। आकाश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आकाश जी से बात करेंगे, उससे पहले उन तमाम लोगों की बातें जान लेते हैं जो असल में बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं। आम आदमी निर्मला सीतारमण से, फाइनेंस मिनिस्टर से इस बार किस तरह की उम्मीदें कर रहा है वो जान लेते हैं। बजट तो ओवर ही होता जा रहा है, किसी भी चीज़ में, घर की चीज़, सामान हो, राशन वगैरह, हर चीज़ का ओवर होता जा रहा है। अब होप करते हैं इस टाइम थोड़ा बजट कंट्रोल में आ जाए। वैसे तो पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी आई होप ये बजट हम सबके लिए थोड़ा सही रहे, जिससे सही बजट घर का सब नॉर्मल हो जाए। गैस, बिजली, हर चीज़ पे ओवर हो चुका है इस टाइम। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंडिया में रहता नहीं हूँ, ओके। तो हम जब इधर आते हैं बिज़नेस के लिए, हमें एक ही उम्मीद है कि आपके प्रोसेसेस ठीक हों। इट्स नॉट द टैक्स अमाउंट, टैक्स इमटेरियल, राइट, बट जो आप प्रोसेसेस रखते हो वो दोज हैव टू बी सॉलिड। एंड सेकेंडली एक चीज़ है, टैक्स जो रखते हो ना उसको रिट्रोएक्टिवली चेंज ना करना। बस आज ये टैक्स लगा दिया, हम आते हैं अंदर, फिर मालूम पड़ता है कि आपने पूरा चेंज कर दिया है। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एंड सेकेंडली एक और चीज़, दिस इज गोइंग टू गो ऑन रिकॉर्ड, यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी आजकल, बिकॉज चाइना अभी थोड़ा डाउन हो गया है। ये आपको, इस देश को 1 साल है लाइन में आने में। यू कैन टेक ओवर फ्रॉम द चाइनीज़, यू कैन टेक ओवर दैट मेंटल। उनका था ना कि हम प्रोडक्शन हाउस है दुनिया के। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। और उसके लिए आपको टैक्स रिजिम ठीक करनी पड़ेगी, प्रोसेसेस ठीक करने पड़ेंगे। पीपल लाइक अस फ्रॉम आउटसाइड जो पैसे लाना चाहते हैं इधर, उनको थोड़ा कन्वीनियंट करना पड़ेगा। सो निर्मला सीतारमण जी से मेरी बस यही उम्मीद होगी कि एजुकेशन लेवल जो है उसमें थोड़ा सा रिबेट मिले स्टूडेंट्स को और इंस्टीट्यूशंस को, जिससे मतलब जो फ़ीस है वो कम हो जाए और एजुकेशन ज़्यादा बढ़े। एजुकेशन मतलब, और एम्प्लॉयज़ लेवल पे भी जो अप्रेंटिसशिप प्रमोट कर रहे हैं वहाँ पे भी उन एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा ज़्यादा डिस्काउंट मिले, जिससे अप्रेंटिसशिप और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़े कंट्री में। मैम देखिए, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट से ये उम्मीद करना चाहूँगा कि सबसे पहले जो ये पेट्रोल वगैरह की महंगाई है इस समय काफ़ी आसमान पे चढ़ गई है। 2014 की बात करें हम तो पेट्रोल कहाँ 50 से 60 रुपये लीटर था, लेकिन आज बात करते हैं तो 97 प्लस हैगा। तो सबसे पहले तो पेट्रोल पे ध्यान देना चाहिए। और प्लस ये एजुकेशन में हम देखना चाहेंगे कि एजुकेशन को आप देख रहे हैं कि इस समय कोचिंग सेंटर्स की फ़ीस काफ़ी बढ़ गई है, और मतलब कुछ ऐसे निःशुल्क कोचिंग सेंटर बने हैं जिससे जो लोग पढ़ने वाले बंदे हैं उन लोगों को पढ़ाई में थोड़ी हेल्प मिल सके। और इसके साथ ही साथ थोड़ा बहुत जैसे खाने पीने की चीज़ों में काफ़ी महंगाई हो गई है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में कहीं बैठते हैं नॉर्मली तो वहाँ पे भी इतना जीएसटी वगैरह देना पड़ रहा है। थोड़ा इस चीज़ पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। वी आर एम्प्लॉय, तो हम लोगों को लाइक टैक्स पे छूट मिलनी चाहिए। एंड वुमेन है तो स्पेशल कुछ कंडीशंस होनी चाहिए हमारे पास कि बीइंग अ एम्प्लॉय हमें लाइक मैटरनिटी लीव्स होती है वो इंक्रीज़ करनी चाहिए इन लोगों को फॉर वुमेन, एंड सेफ्टी इंक्रीज़ करनी चाहिए फॉर दिल्ली फॉर नाइट। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट दैट। तो मैं तो इस बजट को लेके यही कहूँगा कि सरकार बजट लाए और आम पब्लिक का ध्यान रखे, आम पब्लिक के ज़रूरतमंदों को ध्यान रखे,
खासकर उन लोगों के जो बहुत ही ज़रूरतमंद है, जिनकी आवश्यकताएं, मिनिमम आवश्यकताएं भी पूरा नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि इस बार जो भी बजट आएगा महंगाई से राहत मिलेगा और भी जो चीज़ें से परेशानी हो उसका समाधान होगा। और माननीय वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी या जो भी वित्त मंत्री से रिलेटेड जो भी बजट प्रस्तुत करते हैं, उनमें जो लोग भी सम्मिलित होते हैं उनसे यही निवेदन होगा। आम पब्लिक का भी सोचना चाहिए। देखिए उन्होंने गेहूँ चावल दे दिए, लेकिन ये नहीं सोचा वो पकेंगे काहे पे गेहूँ चावल। आप ये बात सोचिए ना, आपने गेहूँ चावल दे दिए, अब हम उसको बनाएंगे कैसे? चलिए हम बना लेंगे, बहुत लोअर क्लास है वो कैसे बनाएंगे? 1120 का सिलेंडर कैसे ले लेंगे? वो जिसकी 1000 झाड़ू पोछा करके कमा रहा आएगा वो 1120 का कैसे ले लेगा? तो आम लोगों की बात की, लेकिन आम लोगों की बातें किस हद तक पूरी होंगी ये समझने की कोशिश आकाश जिंदल मेरे साथ मौजूद है। आकाश जी, ऐसे मौके पे जब वैश्विक स्तर पे आर्थिक मंदी छाए जाने की आशंका है, ये बजट कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, कितनी उम्मीदें लगाएं इससे? देखिए बजट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत चैलेंजिंग बजट है। देखिए आज जैसे आपने शुरुआत की, ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में है, एक बात आज कोई छुपा हुआ सच नहीं। चाइना का कोविड जो है आग में घी का काम कर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ ग्लोबल इकोनॉमी का हिंदुस्तान पे भी रहेगा। एक्सपोर्ट्स स्लो डाउन होने की उम्मीद, साथ ही साथ इन्फ्लेशन हालांकि अभी काबू में आ चुकी है थोड़ी सी, बट चाइना से क्योंकि हमें काफी इंटरमीडिएट गुड्स आते हैं जो हमारे इंडस्ट्री में यूज होते हैं एज इंग्रेडिएंट्स, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी दोबारा बढ़ने की संभावना। अब हिंदुस्तान में आम आदमी की सबसे पहली उम्मीद सरकार से फाइनेंस के मामले में होती है कि महंगाई काबू में पाई जाए। बजट के अंदर आम आदमी, बहुत से लोग तो हमारे दोस्त ऐसे हैं जो बजट को सिर्फ एक टैक्सेशन का जो है एक टूल मानते हैं। बहुत से लोग टैक्सेशन की बहुत सी रियायतें, बहुत सी एग्जम्पशंस की उम्मीद करते हैं। इस बार आपको पहले मैं देसी भाषा से शुरुआत करूंगा। सब लोगों को लड्डू पेड़े की उम्मीद है फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से। अब लोगों के ख्याल क्या है? 9 स्टेट इलेक्शंस है, अगले साल एक बहुत बड़ी लोकसभा इलेक्शन भी है, उससे पहले शायद इंटरिम बजट भी आए या वोट ऑफ अकाउंट भी आए, तो लोगों को सबको लड्डू पेड़ों की एक्सपेक्टेशन है। बट एक कड़वी सच्चाई से शुरुआत करूंगा, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा की झोली में बहुत ज्यादा लड्डू पेड़े नहीं है। निराश कर रहे हैं सर। तो होगा क्या? मैं उसे मुझे पूरा करने दें प्लीज। होगा क्या? जैसे आपने कहा निराश कर रहे हैं, आपका एकदम और एकदम ऑटोमेटिक रिएक्शन आया, निराश कर रहे हैं, वही रिएक्शन जनता का ना आए, तो मुझे ये लगता है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि उस लड्डू के छोटे छोटे टुकड़े किए जाए, सबका मुंह मीठा कराने की जो है कोशिश की जाएगी। ऐसा जो है मुझे तो थोड़ा थोड़ा सबके हिस्से में आने वाला है, और कहते भी हैं थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। लेकिन आकाश जी, असल में कोरोना से उबर रही इकोनॉमी को सपोर्ट करना सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? ये बड़ा टास्क होने जा रहा है क्या? बहुत बड़ी चुनौती। बात सिर्फ कोरोना की नहीं मेरे दोस्त, आपने बात कोरोना की भी। कोरोना से अभी इकोनॉमी रिकवर करना शुरू ही हुई थी। ये ग्लोबल इश्यू रशिया यूक्रेन वॉर आ गई, जो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। अभी भी जो है वो और एग्रेवेट हो सकती है। उससे भी हल्का सा रिलीफ मिलना शुरू हुआ था कि कोरोना ने दोबारा चाइना में सर उठा लिया। तो ग्लोबल प्रॉब्लम जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। अच्छा, लोगों को यहाँ बहुत उम्मीदें, क्यों? लोग महंगाई से परेशान हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, 8% से ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट, और उसमें भी अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। ठीक बात। तो कहीं ना कहीं हालात क्या है, सरकार के कंस्ट्रेंट्स बहुत हैं, सरकार के पास बहुत ज्यादा कुछ देने को नहीं है, लोगों की उम्मीदें भी हैं, और लोग क्यों ना उम्मीदें रखें, अपनी सरकार से उम्मीद नहीं करेंगे तो कहाँ रखेंगे? डेफिसिट पहले 2 साल ज्यादा रहा, इस बार भी ज्यादा होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया बैलेंसिंग एक्ट, एक कुशल बाजीगर की तरह एक बैलेंसिंग एक्ट, जैसे टाइट रोप वॉक होती है ना, एक बाजीगर बहुत अच्छे से, एक्सपर्ट बाजीगर टाइट रोप वॉक करता है, दोनों तरफ बैलेंस बना के रखता है। वैसी मुझे उम्मीद है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा बहुत टैलेंटेड हैं, तो मुझे उम्मीद है एक बहुत अच्छा बैलेंसिंग एक्ट कहीं ना कहीं जो है वो रखेंगी, लोगों को खुश करने की कोशिश भी की जाएगी, और साथ में ग्रोथ को भी मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट स्लो डाउन आगे हमारे सामने है। लेकिन सर, आम चुनाव होने हैं, कई स्टेट में इलेक्शंस भी हैं, आम चुनाव से पहला ये आखिरी पूर्ण बजट होगा, तो ये चुनाव वाला बजट हो सकता है क्या? देखिए, चुनाव वाला बजट कुछ हद तक होने की संभावना है, क्योंकि देखिए एक सच्चाई ये है, अभी हमने देखा गुजरात में जहां बीजेपी को बम्पर सक्सेस मिली,
वहीं दिल्ली एमसीडी और हिमाचल में एक एवरेज सा रिस्पॉन्स था। तो कहीं ना कुछ जो है चुनाव का एंगल भी हो सकता है, बट बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बताया, बहुत ज्यादा लड्डू पेड़े बांटने को नहीं है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे ग्रोथ भी मेंटेन करनी है। फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब आम भाषा में बता दूं कि सरकारी घाटे को भी कम रखना है। हमारे देश की यही तो खूबी रही है मोदी साहब के नेतृत्व में कि हमारा देश तमाम दिक्कतों के बावजूद सही चल रहा है। हमने हाल देखा है, पहले श्रीलंका का, अब पाकिस्तान का, चाइना का भी हाल देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्यों सही चल रहा है? क्योंकि फिस्कल डिसिप्लिन बना के रखा है, लोगों को भी खुश किया है। जैसे तो मैं कह रहा हूँ कि एक बैलेंसिंग एक्ट हो, फिस्कल डिसिप्लिन बनाने की कोशिश भी की जाएगी, ऐसी संभावना है। साथ में लोगों का, जैसे मैंने कहा, मुंह मीठा कराने की कोशिश भी की जाएगी, एक बैलेंसिंग एक्ट होने की संभावना। लेकिन सर, आम आदमी जो सबसे पहले चाहता है टेक्निकलिटीज में जाने से पहले, वो चाहता है कि देखिए आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कीमतें कम हो जाए और महंगाई थोड़ा सा कम हो जाए। इस ओर क्या कुछ बढ़ते हुए कदम हम इस बजट में देख पाएंगे? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। पहले तो दर्शकों को बता दूं, पहले के जो बजट हुआ करते थे उसमें चीजों के दाम कम होना बढ़ना एक बेसिक सी चीज थी। अब क्या है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो बजट का हिस्सा नहीं है, वो अलग है। तो इसलिए बहुत ज्यादा महंगाई से रिलीफ वाली जो है एक्सपेक्टेशन बजट से ना रखें, क्योंकि जीएसटी जो है वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है जो कि बजट से अलग होती है। अब यहाँ पे जो उम्मीदें मुझे लग रही हैं आम आदमी के हिसाब से, सबसे पहले तो जो सैलरी क्लास है, जो पिछले साल थोड़ा तकलीफ में रही, इंक्रीमेंट्स भी बहुत ज्यादा कम रहेंगे, इन्फ्लेशन का, महंगाई का असर सैलरी क्लास को बहुत रहा है, उनके लिए शायद स्टैंडर्ड डिडक्शन में 25,000 बढ़ने की संभावना है। अच्छा, तो उनके चेहरे पे थोड़ी मुस्कान आ सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इस सरकार का प्रिय विषय है, तो मुझे लगता है गुड ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो कभी हुआ करते थे वो वापस आने की संभावना है। अगर वो आ जाते हैं तो उससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार में पैसा भी आ जाएगा, लोगों को टैक्स कनेक्शन भी मिलेगी। इस तरह की ऑफबीट प्लानिंग कुछ कर सकती है सरकार। हाउसिंग के लिए, हाउसिंग फाइनेंस में जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है उसकी रिपेमेंट के लिए टैक्स कंसेशन 1 लाख रुपए और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इस सरकार की प्रायोरिटी है लोगों को घर देना। तो इस तरह की कुछ कंसेशन जो है वो आने की संभावना। लेकिन आकाश जी, हमारा जो देश है वो गांव में बसता है। गांव वाले, खेती किसानी करने वाले लोग, और खासकर जो कोरोना की महामारी से अब तक उभरे नहीं है, उस सेक्टर पे क्या कुछ जोर दिया जा सकता है? फोकस ऑफ पॉइंट उस साइड भी हो सकता है क्या इस बार? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हमारे देश में सबसे पहले तो किसान के लिए होना चाहिए। हमारा अन्नदाता है, वो उगाता है, हम खाते हैं। मुझे लगता है हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन की स्कीम आने की संभावना है। अच्छा, देखिए आज की तारीख में क्या है, आकाश जिंदल जैसा व्यक्ति अगर 5 करोड़ का फ्लैट लेता है तो उसे 0% पे मिल जाता है, वो भी शायद बिल्डर की सबवेंशन होती है। आकाश जिंदल जैसा व्यक्ति 50 लाख की गाड़ी लेने जाता है, 0% पे फाइनेंस हो जाती है, क्योंकि जो कार मैन्युफैक्चरर है उसकी सबवेंशन होती है। लेकिन हमारा जो अन्नदाता, जो आकाश जिंदल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, उसके लिए मेरा ये मानना है 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट या कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फाइनेंस अवेलेबल होना चाहिए। मुझे लगता है इस दशा में, इस बजट में एक कदम आगे आने की संभावना है। या तो 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट की कोई स्कीम आने की संभावना है, या बहुत सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारे किसान भाइयों के लिए लोन की कोई स्कीम आने की संभावना है। तो हमारे दर्शक की जान ले, आज हमारे साथ आकाश जिंदल है, देश के मशहूर फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और आर्थिक जगत की हर नब्ज बहुत अच्छे से टटोलते हैं और समझाते भी हैं। लेकिन आकाश जी, एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो टीचर्स की ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, या फिर जो एजुकेशन सर्विस टैक्स है, क्या उससे जो जीएसटी है वो भी हटने की संभावना है क्या इस बार? कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, जीएसटी जैसे हमने जिक्र किया मेरे दोस्त, जीएसटी बजट का हिस्सा नहीं होती। जीएसटी की जितनी प्रोविजन जाए वो बजट से अलग जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स होती है हर 2 महीने में, उसमें आती है। एजुकेशन सेक्टर के लिए मेरे हिसाब से बहुत बड़ा आउटले आने की उम्मीद है। बहुत से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के लिए फंड एलोकेट होने की उम्मीद है। एजुकेशन के लिए और भी कई चीजें आने की उम्मीद है, बिकॉज एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी स्किल इंडिया की तरफ काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एजुकेशन और स्पोर्ट्स, यूथ, इनके ऊपर काफी एलोकेशन आने की संभावना है, क्योंकि दुनिया जब बात करती है हिंदुस्तान की तो बात करती है इंडिया इज गेटिंग यंग। तो यंग इंडिया जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को आगे ले जा रहा है, उसके ऊपर काफी एलोकेशन, चाहे एजुकेशन हो चाहे स्पोर्ट्स हो, उसमें आने की। कोरोना ने असल में आकाश जी सबको प्रभावित किया, और इसमें रियल एस्टेट सेक्टर भी अछूता नहीं है, आप जानते हैं। तो बिल्डर्स ये उम्मीद लगा के इस बार बैठे कि जो मटेरियल है उस पर किसी तरह की रियायत उनको मिल जाए, उस पर लगने वाला टैक्स थोड़ा कम हो जाए, और वो बहुत आसान किस्तों में या फिर किफायती दरों में लोगों को घर प्रोवाइड कर सके और टैक्स में कमी हो जाए। रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदें कितनी पूरी होती दिखाई देती है? रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदें मुझे पूरी होती दिखाई दे रही है। अच्छा। उसमें जो मुझे संभावना लग रही है
हाउसिंग फाइनेंस, देखिए आज हम जानते हैं जितने भी फ्लैट्स मिलते हैं, मकान मिलते हैं, ज्यादातर लोन पे मिलते हैं। अच्छा, तो अगर हाउसिंग फाइनेंस में टैक्स एग्जम्पशन दे दिया जाता है, उसका बिल्डर को और बिल्डर के साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं सबको फायदा मिलेगा, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में एकदम तेजी आ जाएगी, बहुत से लोग घर खरीदने आएंगे। अब रियल एस्टेट सेक्टर तो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, चाहे मिस्त्री हो, राजमिस्त्री हो, लकड़ी का मिस्त्री हो, पेंटर हो, प्लम्बर हो, ट्रकर हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, इतने लोगों को रोजगार मिलता है, चाहे इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो। अगर हाउसिंग फाइनेंस के प्रिंसिपल कंपोनेंट में एग्जम्पशन बढ़ जाती है, जिसकी मुझे संभावना लगती है, क्योंकि हाउसिंग इस सरकार का प्रिय विषय है, तो उससे जो आपने बात कही, चाहे डेवलपर हो, चाहे रियल एस्टेट बेचने वाले हो, चाहे वो बैंक हो जो रियल एस्टेट की फंडिंग करता है, या वो लोग जो घर का सपना देखते हैं, या वो लोग जिनको हाउसिंग से नौकरी मिल रही है, सबको राहत मिलेगी। प्रिंसिपल कंपोनेंट की रीपेमेंट पे एडिशनल एग्जम्पशन आने की संभावना है। लेकिन फिलहाल रियल एस्टेट सेक्टर को आप कैसे देखते हैं सर? क्या थोड़ा थोड़ा उभरना शुरू किया है इस सेक्टर ने? बिल्कुल उभरना शुरू किया है। डिमांड में दोबारा से जो है वॉयंसी आई है, हाँ। लोग दोबारा घर खरीद रहे हैं, अर्बनाइजेशन का जमाना है। अब देखिए दिल्ली एनसीआर में देखिए, नोएडा देखिए, गुरुग्राम देखिए, कितने हमारे भाई बहन अलग अलग शहरों से माइग्रेट करके यहाँ आ रहे हैं, नए घरों की बुकिंग हो रही है। तो बजट हाउसिंग का भी बोलबाला है, बजट हाउसेस की बुकिंग हो रही है, रियल एस्टेट सेक्टर में वॉयंसी है। लेकिन उसी वॉयंसी को सरकार की तरफ से मदद मिल जाए वो कहीं ज्यादा हो सकती है। एंड एज यू राइटली सेड, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और रियल एस्टेट सेक्टर जो दबा हुआ है उसको रिलीफ मिल सकती है। लेकिन सर अब उसकी बात करते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, टैक्स स्लैब का। और कई सालों से हमने देखा कि टैक्स स्लैब में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। आम आदमी सबसे पहले बजट को ये देखता है कि कब फाइनेंस मिनिस्टर बताएंगे कि टैक्स स्लैब में क्या हो रहा है। सर ये उम्मीद असल में लोग कर रहे हैं कि इस बार 5 लाख तक का दायरा हो जाए, इतनी उम्मीद हम कर सकते हैं क्या? टैक्स स्लैब जो आपने शब्द यूज किया वो एक जनरल शब्द है, एक्चुअली जो वर्ड आ जाता है वो है एग्जेम्पशन लिमिट। एग्जेम्पशन लिमिट में जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, लोगों की उम्मीद भी है और मुझे संभावना लगती है 1 लाख रुपए तक की इंक्रीमेंट होने की उम्मीद एग्जेम्पशन लिमिट में, चाहे पुरुषों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे हमारे बुजुर्गों के लिए हो। मुझे 1 लाख रुपए की एडिशनल एग्जेम्पशन आती हुई लग रही है। वहां शायद लोगों को एक लड्डू जो है खाने को मिल जाए, थोड़ा बड़ा पार्ट लड्डू को मिलेगा। लेकिन इस बार ये 1 लाख की लिमिट आपको क्यों दिखाई दे रही है सर? क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है और ये सबसे ज्यादा असर करता है। देखिए ये जो आपका सवाल है, हाँ। ये अर्थशास्त्री का सवाल ना होके पर आपकी मुस्कुराहट तो बहुत कुछ कह रही है सर। किसी राजनेता से सवाल पूछेंगे मेरे दोस्त, बहुत अच्छा है। बट मेरे हिसाब से देखिए मैं इसे इस तरीके से पुट करूंगा, लोग परेशान भी रहे, कोरोना में लोगों ने परेशानी झेली, इन्फ्लेशन ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, लोगों की सैलरी या काम धंधे से कमाई उतनी नहीं, तो ऐसे में लोग जो है सरकार से उम्मीद रखेंगे। तो सरकार से उनको ये उम्मीद है कि चलो और जो चीजें आप कर रहे हैं अच्छी बात है, बट इनकम टैक्स में एग्जम्पशन लिमिट में बढ़ा दें तो लोगों को जो है, जो उनके ऊपर महंगाई का दर्द है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि 1 लाख रुपए की एग्जम्पशन लोग डिजर्व भी करते हैं। जो महंगाई लोगों ने देखी है, कई लोगों ने देखा है उनके बच्चे इंजीनियरिंग MBA करके अनएम्प्लॉयड घर बैठे हैं, तो वो कुछ ना कुछ राहत जो है उम्मीद करना उनके लिए एक जेन्युइन उनकी उम्मीद है और लाख रुपए तक मुझे पूरी होती हुई संभावना है। लेकिन सर कोरोना के चक्कर में वैसे कई ख्वाब हैं जो अधूरे रह गए, लेकिन एक ख्वाब सबका होता है कि एक सपना मेरा घर हो अपना। लेकिन इस घर को खरीदने के लिए आपको क्या लगता है कि टैक्स में जो छूट मिलनी चाहिए उसमें भी कोई दायरा बढ़ सकता है? लोन में मिलने वाली छूट थोड़ी सी बढ़ सकती है क्या? वही हमने बात की, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, हाँ। उसकी रीपेमेंट पे हाँ। जो टैक्स एग्जम्पशन है वो बढ़ने की संभावना है। तो जो हाउसिंग लोन है उसमें वही जो है 2 चीजों पे एग्जम्पशन होती है, प्रिंसिपल कंपोनेंट, एक इंटरेस्ट कंपोनेंट। मुझे लगता है प्रिंसिपल कंपोनेंट पे एग्जम्पशन बढ़ सकता है। लेकिन सर जिन स्थिति का, वैश्विक स्थिति पे आपने इंटरनेशनली जो चीजें समझाई शुरुआत में, वो जो जियोपॉलिटिकल हालात इस वक्त बने हुए पूरे विश्व में, उसके हिसाब से रक्षा आवंटन के क्षेत्र में कितनी बड़ी बढ़ोतरी होने जा रही है? हालांकि जो चालू खाते का जो घाटा होगा उसको भी कम करना एक चुनौती होगी, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है डिफेंस सेक्टर में कुछ? मैं आपके पूरी तरह साथ बिल्कुल सही कह रहे हो। डिफेंस इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो रहे हैं, और आज हमारे लिए खुशकिस्मती है, हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री साहब हैं जो सिनेरियो को बहुत अच्छे से समझते हैं, सजग हैं और हमारे सीमाओं की रक्षा करने के लिए पूरी तरीके से वो जो है, मैं कहूँगा कि पूरी तरीके से लगे हुए हैं। तो ऐसे में डिफेंस के ऊपर बजट एलोकेशन बढ़नी चाहिए और मुझे इस सरकार से संभावना है कि डिफेंस के ऊपर एलोकेशन बढ़ेगी, क्योंकि आज डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ हालात चल रहे हैं, तो तमाम दुनिया भर के रिस्क हैं, मैं उन पे नहीं जाऊंगा, लेकिन लोगों को पता है। तो ऐसे में डिफेंस बजट बढ़ने की
लेकिन सर किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है उद्योग, और उद्योग में भी जो छोटे उद्योग होते हैं, एमएसएमई सेक्टर, कितना इंपॉर्टेंट उनके लिए ये बजट होने जा रहा है, क्योंकि इस पे भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। फिर मैं वही कहूंगा सर, चुनावी साल है, कुछ तो सारी चीजें यहाँ भी आएंगी। एमएसएमईज के लिए सस्ते लोन की उम्मीद है। अच्छा, एमएसएमईज के लिए जो वो इक्विपमेंट या इंडस्ट्री पर मशीनरी लेते हैं उस पर सब्सिडी की उम्मीद है। एमएसएमई के लिए काफी कुछ है। लेकिन सर बिना स्वास्थ्य के कुछ नहीं हो सकता। हेल्थ के लिए कहा जाता था कि 2025 तक जीडीपी का कम से कम 5% के आसपास हम खर्च करेंगे, लेकिन वो रेशो 1% के आसपास भी नहीं पहुंचा है। आपको क्या लगता है कि इस बार हेल्थ को लेके कुछ खास ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि कोरोना ने बहुत बड़ा सबक हमें सिखाया है कि वहाँ काम करने की ज्यादा जरूरत है। हेल्थ में जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जिसे आम भाषा में मेडिक्लेम कह देते हैं, उसकी एग्जम्पशन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 15 से 20 हजार बढ़ने की संभावना है। क्योंकि उसमें क्या है, कोरोना ने आपने सही कहा, बहुत बड़ा सबक सिखाया है कि लोग अब हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ ज्यादा से ज्यादा रुझान हो रहा है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में लोगों को मोटिवेट किया जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस पे एग्जम्पशन बढ़ने की संभावना 15 से 20। सर इस बजट में कई बार एक वर्ड सामने आया जब हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना, और कोरोना ने कई चीजों को इफेक्ट किया, जिसमें एम्प्लॉयमेंट भी है। रोजगार के लिहाज से नए रोजगार सृजन होने की भी क्या उम्मीद है, और जो नई कंपनियां हैं उनका निजीकरण क्या आपको लगता है सरकार की प्रायोरिटी में रहेगा, या वहां पे थोड़ा सा विराम लग सकता है? निजीकरण मेरे से आप पूछें तो निजीकरण बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। क्यों? अच्छा। क्योंकि आपने अभी तक मुझसे पूछते रहे हो कि किसको क्या मिलेगा, किसको क्या मिलेगा, लेकिन एक इसमें और चीज अगर है, सबको सब कुछ मिलेगा तो आएगा कहां से? तो निजीकरण एक ऐसी चीज है जो सरकार को फंड दे सकती है। अगर सरकार जो है, देखिए सरकार को गवर्न करना चाहिए और बिजनेस प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ना चाहिए। तो अगर डिसइन्वेस्टमेंट होती है तो सरकार के पास धन आ जाएगा, उस धन से ये सारी चीजें जो कि बहुत जरूरी खर्चे, जैसे डिफेंस की आपने बताया, हमारे अन्नदाताओं को बताया, युवकों के लिए बताया, उसके लिए पैसा तो चाहिए। टैक्स कलेक्शन तो आ रही है, लेकिन उससे तो काम नहीं बनेगा पूरा। तो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन पे जोर होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन पे जोर होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। तो कहीं ना कहीं मैं आपके साथ हूँ, डिसइन्वेस्टमेंट पे सरकार को मेजर फोकस रखना चाहिए। सरकार का काम जो है गवर्न करना होना चाहिए, लेकिन सरकार का काम जो है बिजनेस करना तो है नहीं है। तो सरकार के पास जो ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको डिसइन्वेस्ट किया जाए, प्राइवेट सेक्टर में काम करे। सरकार का काम तो जो है गवर्न करना होना चाहिए। लेकिन सर जो प्राकृतिक संसाधन है वो लगातार खत्म हो रहे हैं और दुनिया वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ देखती दिखाई देती है। आपको क्या लगता है कि इस पैटर्न पे आगे बढ़ते हुए वैकल्पिक ऊर्जा के लिए कुछ खास प्रबंधन इस वक्त इस बजट में? ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर जो है, और खासकर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बहुत होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश बहुत सजग है। जो वेदर चेंजेस आ रहे हैं, आज की तारीख में जो क्लाइमेट चेंज आ रही है, उसको लेके, ग्लोबल वार्मिंग को लेके हमारा देश बहुत सजग है। तो इससे में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बहुत होने चाहिए। और देखिए क्रूड ऑयल के रेट हमने बढ़ते हुए देखे, क्रूड ऑयल एक बार $130 पर बैरल हो गया। तो अगर हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी होगी तो उससे काम चलेगा। फिर क्रूड ऑयल जो है कल को हमारी इकोनॉमी को तकलीफ पहुंचाए या आम आदमी की महंगाई बढ़ाए, उसका वो तो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कई ऑल्टरनेटिव उसके तलाशे जा रहे हैं, उस पर एजुकेशन होना चाहिए। सर इस चर्चा में हमने कई सारी बातें की और लोगों की इच्छाएं समझने की कोशिश करी, वो तस्वीर उकेरने की कोशिश की। एक रंग तो हमने देख लिया, लेकिन सरकार के लिहाज से सर कितनी बड़ी चुनौती है, सब होगा कैसे? राजकोषीय घाटे को कम करने की बात करते हैं, सरकार के हिसाब से बहुत बहुत बड़ी चुनौती। अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे मुश्किल बजट होने वाला है आज तक का ये। अच्छा, क्योंकि डिमांड सबकी है और सबका हक है डिमांड रखने। लोग जो है कई दिक्कतें नहीं है, सरकार के पास लिमिटेड फंड्स हैं, डेफिसिट ज्यादा होने की संभावना है, ग्लोबल सिनेरियो अच्छा नहीं है, आने वाला वक्त इलेक्शंस का भी है। तो चुनौतियों भरा, सबसे ज्यादा चुनौतियों भरा ये बजट मेरे हिसाब से होने वाला है। बट इस सरकार को आज तक हमने इकोनॉमी की बहुत अच्छी मैनेजमेंट की। आज हम सब जानते हैं हमारे पड़ोसी मुल्कों में क्या हाल है, श्रीलंका में क्या हाल है, मैंने कितनी स्टोरीज की है, मैं भूल चुका हूं। पाकिस्तान में क्या हाल है, अमेरिका जैसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 9% पर पहुंच गई। हमारी ये सरकार, इसको इकोनॉमी की बहुत ब्रिलियंट मैनेजमेंट आती है। ये हमारे देश को इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है। तो अगर आप चुनौतियों की बात करें, चुनौतियां तो बहुत है। आज तक का सबसे ज्यादा बड़ा चुनौतीपूर्ण बजट है। बट इस सरकार की इकोनॉमिक एबिलिटी, इस सरकार के टैलेंट पे, इस सरकार, इस हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की गाइडेंस के ऊपर, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के टैलेंट के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश मित्तल डॉट कॉम का मानना है कि चुनौतियां बहुत हैं, बट इस चुनौतियों के बीच में भी एक बैलेंस्ड बजट। देखिए इस बजट में जो बज़वर्ड होने वाला है, बैलेंस्ड बजट जो है, मैं आपको जो है इसका मंत्र आज ही बता देता हूँ। बजट के बाद जब डिस्कशन होगी, तमाम तरह के एनालिस्ट आपको यही वर्ड यूज करते हुए दिखाई देंगे। ये एक बैलेंस्ड बजट ही आएगा जो हर वर्ग का ध्यान रखे, कमाई का भी ध्यान रखे, खर्चे का भी ध्यान रखे।
लेकिन सर आखिरी सवाल यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वैश्विक स्तर पे जब हम खुद को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाते हैं, महंगाई बढ़ती हुई है और जो इन्फ्लेशन है वो लगातार आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है, इन सारी चीजों के बीच एक ऐसा बजट जो चुनाव से पहले लाना है, वो लोगों की इच्छाओं पे भी पूरा हो, नुकसान भी ना हो, राजकोषीय घाटा भी कम हो जाए और हम वैश्विक मानचित्र पे एक छाप भी छोड़ पाए, इसके लिए कोई फॉर्मूला समझ में आता है क्या? लग रहा है एक फॉर्मूला, एक मैंने बात कई बार सुनी है और काफी हद तक मैं उस पर यकीन करता हूँ कि शायद वो हो। वो जो बात मैंने कई बार सुनी है वो ये है, मोदी है तो मुमकिन है। तो मुझे लगता है शायद काफी हद तक वो होने की उम्मीद है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि 1 तारीख के बाद जो कुछ आकाश जी ने कहा वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बजट पेश होने में अभी दिन है, फाइनेंस मिनिस्टर तक आपके दिल की कोई बात है तो कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा। ये खास पेशकश, एक खास बातचीत आपको पसंद आई होगी, इस उम्मीद के साथ न्यूज लैब के इस खास एपिसोड में एक ख्वाब सबका होता है कि एक सपना मेरा घर हो अपना, लेकिन इस घर को खरीदने के लिए आपको क्या लगता है कि टैक्स में जो छूट मिलनी चाहिए उसमें भी कोई दायरा बढ़ सकता है, लोन में मिलने वाली छूट थोड़ी सी बढ़ सकती है क्या? वही हमने बात की, जो प्रिंसिपल अमाउंट है हाँ, उसकी रिपेमेंट पे जो टैक्स एग्जम्पशन है वो बढ़ने की संभावना है। कोरोना से अभी इकोनॉमी रिकवर करना शुरू ही हुई थी कि ग्लोबल इश्यू रशिया यूक्रेन वॉर आ गई जो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। चुनाव का एंगल भी हो सकता है, बट बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बताया, बहुत ज्यादा लड्डू पेड़े बांटने को नहीं है।